कथ्या का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, सांसें काफी तेज थी। एक तो कायम का इतने आकर्षक तरीके से उसका नाम लेना, ऊपर से वो उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। इन सब से कथ्या को एक अलग ही खुशी मिल रही थी। वो चाहती थी कि ये पल यहीं ठहर जाएं और वो दोनों यूं ही खामोशी से एक दूसरे को महसूस करे। लेकिन अचानक से उस खामोशी को तोड़ते हुए राणा सा अपनी भारी आवाज में बोले, आइए बैठकर बात करते हैं। कथ्या अपने ख्यालों से बाहर आए। हिम्मत करके वो उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। कायम ने अब उसके हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दो और सोफे की तरफ इशारे करते हुए बोला, बैठिए। कथ्या चुपचाप और सलीके से सोफे पर बैठ गई और अपनी उंगलियों से खेलने लगी। कायम भी उसके ठीक बगल वाले सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़र कथ्या के हाथों पर थी और वो उसकी छोटी आदत और हरकतों को अपने दिमाग में बिठा रहा था। उसने टेबल पर रखे जग से एक ग्लास में पानी डाला और वो ग्लास कथ्या की तरफ बढ़ाते हुए अपनी दमदार मगर फिलहाल धीमी आवाज में बोला, ये लीजिए। कथ्या को पीना तो नहीं था, लेकिन उसका मान रखते हुए उसने ग्लास को अपने हाथ में लेते हुए धीमी आवाज में और अदब से कहा, शुक्रिया आपका। ये सुनते ही कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हद है, ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। वो इतना मजबूत और दृढ़ निश्चय वाला इंसान है जो कभी घबराता नहीं है, जिसके अंदर कभी भावनाएं पैदा ही नहीं होती है, जो पूर्ण रूप से निर्मोही है। लेकिन फिर भी इस लड़की की आवाज़ मात्र से वो बावला हुए जा रहा था। गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर वो अपने आप को शांत करते हुए गहरी सांस लेते हुए अपनी आकर्षक आवाज़ में बोला, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने? कथ्या अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास को देखकर बोली, जी अभी हमारा बीकॉम में फाइनल ईयर चल रहा है, जिसको पूरा होने में काफ़ी महीने बाकी है। कायम उसकी आवाज़ में मदहोश होता जा रहा था, लेकिन उसका जी जानता है कि वो कैसे खुद को काबू किए हुए था। वो अपनी हथेली को देखते हुए बोला, वैसे हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बीटेक करने के बाद एमबीए किया है। कथ्या जी। कायम अब मुद्दे पर आना चाहता था। जिस उद्देश्य से वो शादी कर रहा है उसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन शुरुआत कैसे करे और क्या पता ये बुरा मान गई तो। लेकिन उसे बात तो करनी ही होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसने गहरी सांस ली और अपनी दाढ़ी को मसलते हुए सभ्यता से बोला, शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है, तो ऐसे में हमारा मानना है कि हमारी शादी उसी लड़की से हो जो कि हमारे परिवार को संभाल सके। हमने 17 साल की उम्र में अपने बाबा सा को खो दिया था और उस उम्र में हमने अपनी दुखी माँ सा, छोटे भाई बहन और बूढ़े दादा सा और दादी सा को संभालना सीख लिया था। इसके अलावा पूरा राणा एम्पायर, इंडस्ट्रीज और सब कुछ अचानक ही हमारे कंधों पर आ गया था। उस वक्त हमने रोने से बेहतर काम पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी समझा था, तभी आज इस पोजीशन पर कायम सिंह राणा कायम है। इतना कहकर उसने अपनी तलब भरी निगाहों से कथ्या की तरफ देखा, जो उसकी बात बड़ी गौर से सुन रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर कायम को अच्छा लगा और वो आगे बोला, हम शादी करने के लिए तैयार हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ हमारा परिवार है, खासकर हमारी माँ सा। देखिए कथ्या, ज़्यादा बात करना हमें ना तो अच्छा लगता है और ना ही समझ आता है, इसलिए सीधे सटीक शब्दों में कहें तो क्या शादी के बाद आप हमारे परिवार को पूर्ण रूप से अपनाकर उनकी सारी जिम्मेदारियां निभा पाएंगी? क्या आप राणा खानदान की बड़ी बहू बनकर, हमारी बीवी बनकर हमारे परिवार के नियम कायदे और मर्यादा कायम रख पाएंगी? क्या आप कथ्या राठौर से कथ्या कायम सिंह राणा बन पाएंगी? ये सुनकर तो कथ्या का पूरा बदन सिहर उठा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके गाल ये सुनकर लाल हो गए कि कथ्या कायम सिंह राणा बन पाएंगी। उसकी ऐसी हालत देखकर कायम को अलग ही सुकून मिलने लगा और आंखों में तपिश फिर से छाने लगी। कथ्या ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए धीमी आवाज में बोली, जी जान से पूरी कोशिश करेंगे और सबको संभाल लेंगे। हमने तो जन्म लेते ही अपनी माँ सा को खो दिया था, कभी उनका चेहरा देख नहीं पाए और फिर बाबा सा को दुख में तड़पते हुए देख देख कर सब समझ में आ गया कि एक व्यक्ति के लिए उसके परिवार का हर एक सदस्य बहुत कीमती होता है। भगवान किसी से उसके माता पिता कभी ना छीने, ये दुआ हमारी सबसे पहले रहती है। ये सुनकर कायम के सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब सुबह सुबह उनके महल में उसके बाबा सा की लाश को लाया गया था, जिसे देखकर कायम बर्फ की तरह जम गया था। तभी उसकी माँ सा बुरी तरह से रोती बिलखती जमीन पर गिर गई थी। अपनी खूबसूरत जवान मासा को विधवा का रूप धारण करते देख उसी वक्त कायम ने अपनी मासूमियत खो दी, अपने दिल को मार दिया और भगवान पर से यकीन को ऐसे खोया जैसे फिर कभी हासिल करना ही नहीं चाहा। ये दृश्य उसे जितनी तकलीफ दे रहा था उससे कई गुना ज्यादा तो उसे नफरत हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में गुस्सा और आग साफ नजर आने लगी। वो चिल्लाना चाहता था, सब कुछ तबाह करने की इच्छा हो रही थी और करने भी वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में एक बेहद मीठी, मधुर, हसीन और खूबसूरत आवाज़ आई, जी आपको क्या हुआ? ये आवाज़ सुनते ही कायम पिघल गया। उसका गुस्सा एक पल में जाता रहा और अब चारों तरफ लगी आग में शीतल जल प्रवाहित होने लगा, जिससे कायम राणा ठंडे होने लगे। उसकी जुनूनी निगाहों में गुस्से की जगह अब तड़प और तलब नजर आ रही थी, सिर्फ इस लड़की के लिए जो कितने प्यार से पूछ रही थी कि क्या हुआ आपको। कायम का दिल जानता है कि आज वो पहली बार कितना अच्छा महसूस कर रहा था। वो एक टक लगातार जुनून और शिद्दत से कथ्या की झुकी हुई नज़रों को देखकर अपनी दमदार आवाज़ में बोला, सामने देखकर बात किया कीजिए।
ये सुनकर कथ्या ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली, जिसे देखकर कायम को असीम सुख प्राप्त होने लगा। उसे ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी जो उसके बोलने मात्र से यूं सिमट जाए। आंखों में नशा और दीवानगी लिए वो फिर से बोला, घबराए मत और आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। ये सुनकर कथ्या ने बड़ी नजाकत और अदा से ना में अपनी गर्दन हिला दी और ये देखकर कायम बेताब और बेसब्र हो गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका दिल धक धक करता ही जा रहा था। अपने बदन में उमड़ती भावनाओं को कंट्रोल करते हुए वो आकर्षक तरीके से बोला, ना कहने की कोई खास वजह। कथ्या, हिम्मत नहीं कर पा रहे आपसे नजरें मिलाने की? कायम, एक न एक दिन तो करनी ही होगी, तो शुरुआत आज से ही कर दीजिए। कथ्या का दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था, सांसें ऊपर नीचे हुए जा रही थी और पूरा बदन तो हाई गर्म हो चुका था। करे क्या, सामने इतने हॉट और डैशिंग सयाजी जो बैठे हुए हैं और उसे अपनी तपिश भरी निगाहों से देखे जा रहे हैं। कायम ने गहरी सांस ली और अपनी दाढ़ी को मसलते हुए बोला, चलिए हम आपको एक वजह देते हैं जिससे कि आप हमारे सामने देखेगी। कायम की यह बात सुनकर कथ्या थोड़ी हैरान थी और कुछ सोच रही थी। तभी कायम अपनी दमदार आवाज में बोला, नैनीताल में पूरी साइड में हम ही थे जिन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया था और जिससे आपने कहा था कि हम आपके कुछ भी नहीं लगते हैं। ये सुनकर तो कथा के होश उड़ गए, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब इतनी देर से वह जिस इंसान से बात कर रही है, जिस इंसान का रिश्ता उसके लिए आया है, वह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जो उसे नैनीताल में मिला था, जिसने कथ्या के ऊपर इतना हक जताया था और जिसके जाने से वो दुखी भी हो गई थी। कहीं ना कहीं उसी वक्त दोनों के बीच में कनेक्शन हो ही गया था। तभी तो कथ्या को इनकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो काफ़ी हैरान हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में और मन में तरह तरह के सवाल जवाब चल रहे थे। उसे एक तरफ तो खुशी हो रही थी कि पूल साइड वाला शख्स जो उसे बचाने लिए पूल में कूद गया था और उसके ऊपर इतना हक जता रहा था, आज उसी का रिश्ता आया है। और दूसरी तरफ कथ्या को डर लग रहा था, ये सोचकर कि कहीं ये इंसान हद से ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं है ना। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। कथ्या की खामोशी, उसके चेहरे के डर और घबराहट को देखकर कायम को अलग ही सुकून मिल रहा था। वो अपनी कातिल निगाहों से उस लड़की को देखे जा रहा था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद कायम अपनी दमदार आवाज़ में बोला, लगता है आप हमारे सामने देखना ही नहीं चाहती है। ये सुनकर कथ्या बेचैन हो गई और उसने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो देखना चाहते हैं। कायम जुनून से बोला, तो देखिए ना, हम तैयार है। कथ्या ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए अपनी नज़रें उठाकर कायम के चेहरे को देखने लगी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तभी उसकी नज़र कायम की जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से जा मिली और दोनों अपनी जगह पर जम गए और बिना पल के झपकाए लगातार एक दूसरे को देखते रहे। शायद उनकी जुबान जितनी बात नहीं कर पा रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा तो उनकी निगाहें आपस में बातें कर रही थी, जिससे दोनों के बदन में सिहरन सी दौड़ रही थी, तन बदन में आग सी लग रही थी। माहौल बहुत ही आकर्षक और हसीन होने लगा था। दिल की धड़कनें सातवें आसमान पर पहुंच रही थीं। कायम के हैंडसम चेहरे, उसके नैन नक्श, उसके पतले होंठ और सबसे खास तो उसकी काली जुनूनी निगाहें देखकर न जाने अचानक से कथ्या को क्या हुआ कि उसके गाल लाल हो गए और चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने झट से अपनी नज़रें झुका ली। हाय, ये नज़ारा देखकर निर्मोही राणा सा अंदर तक हिल गए। उनकी तो जैसे आत्मा ही बाहर निकल आई थी। राणा सा के होश उड़ गए थे, पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इस मोहमाया ने अपना जादू चला ही दिया था। तभी तो वो निर्मोही, कठोर, बेदर्द और बेदिल इंसान आज अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उनकी बेरंग जिंदगी में कथ्या नामक खूबसूरत रंग आया है, जिसे अब वे अपने बदन पर लगाकर उससे होली खेल कर ही दम लेंगे। कायम ने खुद ने भी कथ्या से अपनी नज़रें हटा ली, क्योंकि वो अब बेकाबू हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोला, एक बार फिर से आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हमसे शादी होते ही आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आएंगी, तो क्या आपको ये मंजूर है? हम अपने परिवार के मामले में, उनकी खुशी के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और आप क्या चाहती है वो भी आप खुलकर बता सकती है। कायम के बात करने का तरीका बहुत ही शानदार था, जिससे कोई भी आसानी से उसके प्रति आकर्षित हो जाए, और ऐसा हो भी रहा था। कथ्या आकर्षित हो रही थी, बिना ये जाने कि ये आदमी एक दिन में ही इतना गुस्सा करता है जितना वो पूरे साल में नहीं करती होगी। ये आदमी हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग और कठोर बेदर्द है। ये आदमी निर्मोही है, लेकिन शायद अब मोह में पड़ने लगा है। और ये आदमी कितना बड़ा साइको और सनकी है, ये तो भविष्य में सबको पता चलेगा। इन सब बातों से अनजान कथ्या को कायम बहुत अच्छा लग रहा था, और ऊपर से उसने कथ्या से भी पूछा कि उसे क्या चाहिए, वो खुलकर बता सकती है। कथ्या धीमी आवाज में बोली, जी हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। ये सुनकर कायम एकटक जुनून और तलब से कथ्या की झुकी हुई पलकों को देख रहा था। उसे यकीन होने लगा था कि ये लड़की उसके आगे झुक कर रहेगी, उसकी हर बात मानेगी। इसके ऊपर कायम अपनी हुकूमत चला पाएगा, और इस लड़की की जुबान भी कम ही चलती है, जो कि उनके परिवार के लिए एकदम सही है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये लड़की घबराती और सहमति बहुत है, और राणा सा को ऐसा ही नाजुक सा फूल चाहिए अपने आगे झुकाने के लिए। कथ्या की परीक्षा लेते हुए कायम बोला, अच्छा, अगर आपसे कभी कोई गलती हुई और आपके ऊपर हम गुस्सा करेंगे तो आप क्या करेंगी?
ये सुनकर कथ्या को अजीब सा डर लगने लगा। गुस्से के नाम से ही उसे अजीब लगता था, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसके ऊपर गुस्सा ही करते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। गुस्सा शब्द सुनते ही कथ्या डरने और घबराने लगी थी, और उसे इस तरह करते देख कायम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसके हाथ को छूने लगा तभी कथ्या ने अपना हाथ पीछे ले लिया और घबराती हुई बोली, हम कभी गलती नहीं करेंगे, और अगर हुई भी तो माफ़ी मांग लेंगे। ये सुनकर तो राणा सा को असीम तृप्ति मिली। वे ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कथ्या के हाथ से पानी का ग्लास लिया और बोले, कब से पकड़ कर बैठी है, हाथ दर्द करने लगेंगे। खैर अब आप बताइए कि हमारी तरफ से आपको क्या चाहिए। ये सुनकर कथ्या को थोड़ा सुकून मिला, और वो अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए अपनी मीठी मीठी आवाज़ में बोली, जी हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारी रिस्पेक्ट करे और हमेशा हमारा साथ निभाएं। कायम ने गौर से कथ्या के चेहरे को देखते हुए अपनी रौबदार आवाज़ में गुरूर से बोला, वादा करते हैं आपकी अस्मिता, आपकी इज्जत और शान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, और किसी और को भी कुछ नहीं करने देंगे, और साथ तो जिंदगी भर का होगा ही हम दोनों के बीच। ये सुनकर तो कथ्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो प्यारी सी लड़की आखिरकार मुस्कुरा ही दी। उसकी ऐसी हसीन और खूबसूरत मुस्कान देखकर राणा साहब, जो कि बड़ी मुश्किल से काबू में आए थे, फिर से बेकाबू होने लगे। उन्होंने फिर से अपनी मुट्ठी भींच ली और इधर उधर देखने लगे ताकि खुद को शांत कर सके। वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, तभी अचानक से ही उसे बेहद खूबसूरत एहसास होने लगे। मन करने लगा कि वो जी भर के मुस्कुराए और उम्र भर बस इस लड़की को देखता रहे। कायम ने एक बार फिर से अपने उसूलों को एक तरफ किया और नजरें झुकाकर बैठी कथ्या की तरफ देखकर बेपनाह जुनून और तलब से अपने मन में बोला, शादी तो इन्हीं से करनी है, वरना करनी ही नहीं है। शी इज़ जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, शी इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, एंड आई वॉन्ट दिस एबनॉर्मल पर्सन इन माई लाइफ फॉर एवर एंड एवर एट एनी कॉस्ट। ये अब हमारी जिद ही है। ये इस दुनिया से अलग सी है, ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, और हमें यह असामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर हमारे अनुसार नहीं हुई तो हम इन्हें ढाल लेंगे, अपनी हुकूमत की दुनिया में शामिल कर ही लेंगे। ये सब कहते हुए कायम इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग और कठोर दिख रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। ये सख्त निर्मोही राणा सा अपनी मर्यादाओं और कायदे कानूनों की सख्त दुनिया में एक सीधी साधी और भोली तितली को ले जाने का इरादा बना चुके थे, और अब शायद पीछे हटने वाले नहीं थे। हमारी तितली को तो सब कुछ बहुत खूबसूरत और आसान दिख रहा था, लेकिन आगे सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन इतना तो जाहिर हो चुका है कि इश्क में राणा सा बहुत जल्दी क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। अरे जनाब, इस लड़की की एक छोटी सी मुस्कान से भी बेकाबू हो जाते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जब यही लड़की 24 घंटे नज़रों के सामने रहेगी तब इन सख्त जनाब का क्या हाल होगा। कायम के कुटिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो बहुत जल्द लागू करने वाला था। उसने अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी आर्कषक मर्दाना आवाज़ में कहा, हमें आपसे जो पूछना था, जानना था, वो हम जान चुके हैं। अब आपकी तरफ से कुछ है तो बता दीजिए। कथ्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर कायम अपनी जगह से खड़ा हो गया और आदर से बोला, आइए बाहर चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। कथ्या अपनी जगह से खड़ी होने लगी, तभी कायम ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा, आइए थाम लीजिए। ये सुनकर और देखकर कथ्या को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वहीं कायम औरतों की बहुत इज्जत करता है, एक जेंटलमैन तरीके से पेश आता है, और दूसरा वो खुद उसके हाथ को छूना चाहता था, जो इतने सॉफ्ट और मुलायम थे कि क्या ही कहे। कथ्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और नज़ाकत से खड़ी हो गई। खड़े होते ही उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी ज़मीन पर बिछे कालीन के कोने से कथ्या का पैर अटक गया और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरने ही वाली थी। तभी कायम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। उसका दुपट्टा नीचे हो गया और उसके लंबे बाल बिखरकर कायम के सीने पर आ गए। ये नज़ारा इतना खूबसूरत और आकर्षक था जिसकी कोई हद नहीं थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। कायम तो अवाक रह गया था, पहली बार वो किसी लड़की के इतना करीब आया था, लेकिन उसने अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखा और बोला, आप ठीक है ना। ये सुनते ही कथ्या तुरंत उससे दूर हो गई और शर्मिंदगी महसूस करते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राणा सा उसके चेहरे को देखते हुए उसके करीब आने लगा और ये देखकर वो घबराती हुई पीछे हटने लगी। कायम अपनी दमदार आवाज़ में बोला, खड़ी रहिए। इतनी भारी आवाज़ सुनते ही वो चुपचाप अपनी जगह खड़ी हो गई। कायम उसके पास आया, हालांकि उसने दोनों के बीच उचित दूरी बनाकर रखी थी। उसने कथ्या के लाल टमाटर जैसे चेहरे को शिद्दत और तड़प से देखते हुए उसके दुपट्टे को पकड़कर उसके सिर पर दुपट्टे का पल्लू लिया और उसे ठीक से उसके माथे पर सेट करते हुए आकर्षक तरीके से बोला, संभल कर चला कीजिए, आगे चलकर पूरे राणा खानदान को संभालना है आपको। कथ्या ने तुरंत कायम की तरफ आंखों में कई इच्छाएं और उम्मीदें लेकर देखा तो वो फिर से अंदर तक हिल गया। उसकी निगाहों में भी कई इच्छाएं और अरमान दिखने लगे, लेकिन उसने सबको दबा दिया और तुरंत उससे दूर होकर बोला, चलिए। कायम ने रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। उसके आते ही जयसिंह और स्वरा वहां आ गए। कायम जयसिंह के साथ आगे बढ़ने लगा, वहीं स्वरा रूम के दरवाजे के पास आई जहां पर कथ्या सिर झुकाकर खड़ी थी। स्वरा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अच्छे से बात तो हुई ना, आपने सब कुछ पूछ तो लिया है ना। कथ्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और ये देखकर स्वरा बोली,
तो कैसे लगे आपको कुंवर कायम सा? ये सुनकर कथ्या शर्माने लगी तो स्वरा मुस्कुराते हुए बोली, समझ गए हम। वैसे सच कहे तो हमें तो ये पहली नज़र में ही आपके लिए पसंद आ गए थे। अभी आपके भाई साहब बता रहे थे कि पूल साइड कुंवर कायम सा ही थे आपके साथ, क्या ये सच है? कथ्या धीमी आवाज में बोली। हाँ। स्वरा की मुस्कान गहरी हो गई और वो अपनी नंद को लेकर वहां से जाने लगी। वहीं कायम और जयसिंह आगे आगे चल रहे थे, लेकिन कायम मन अभी भी कथ्या में ही अटका हुआ था। वो देखना चाहता है कि क्या वो लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है या नहीं, लेकिन अपनी मर्यादा के चक्कर में जनाब कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन आज वो मानने वाला नहीं था। चलते हुए उसने एक बार बड़ी चालाकी से पीछे मुड़कर अपनी जुनूनी निगाहों से देखा तो उसकी तितली उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। ये देखकर उसके जुनून और दीवानेपन की हद नहीं रही। उसने दोबारा से सामने देखा और वहां से जाने लगा। वो दोनों हॉल में सबके बीच पहुंच गए और अपनी जगह पर बैठ गए। फिर कथ्या और स्वरा भी वहां आ गई। स्वरा ने कथ्या को सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में खड़ी रही। उनके आते ही वैष्णवी जी आदर और सभ्यता से बोली, जी भाई साहब, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम परिवार वाले आपस में थोड़ी बातचीत कर ले, और हम अपने बेटे की राय भी जानना चाहते हैं। राजेंद्र, ज़रूर, आप सब आराम से बात कीजिए, तब तक हम सब भी आपस में बातचीत कर लेते हैं, फिर आखिरी फैसले पर आते हैं। इतना कहकर पूरा राठौड़ परिवार वहां से जाने लगे। जाते हुए कथ्या थोड़ी परेशान दिख रही थी। पता नहीं लड़के वाले क्या फैसला लेंगे, क्योंकि कथ्या को तो कायम पसंद आ गया है और वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर लड़के वालों ने मना कर दिया तो? ये सोचकर ही उसे चिंता हो रही थी और उसी चिंता में उसने हिम्मत करते हुए अपनी दाईं तरफ देखा, जहां सोफे पर राजा की तरह बैठे कायम सा शिद्दत से उसे ही देख रहे थे। ये देखकर वो झेप गई, लेकिन तभी कायम ने अपनी नजरें हटा ली और कथ्या वहां से चली गई। उन सब के जाते ही दादी सा हुक्म बोली, कुंवर कायम, क्या सोचा आपने? मतलब लड़की कैसी लगी आपको? वैष्णवी जी, माँ सा, इनसे ऐसे सवाल मत पूछिए, आप जानती है ना इन्हें ये सब पसंद नहीं है। ये तो बस अपने परिवार की खुशियों के लिए और हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए शादी कर रहे हैं। दादी सा हुक्म, बड़ी बहू, इतना पत्थर दिल बनने की जरूरत नहीं है अब, और भगवान के लिए हमारे पोते को भी मत बनने दीजिए। उनकी जिंदगी है, उनके अनुसार ही जीने दीजिए, और हमने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जो मर्यादा से बाहर हो। वैष्णवी जी को गुस्सा आने लगा, लेकिन वे कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनके ससुर जी वहीं मौजूद थे जिनकी वे बहुत इज्जत करती है। कायम खामोशी से ये सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जैसे कोई फर्क ही नहीं था। वो तो बस कथ्या के बारे में सोच रहा था कि क्या वो फूल सी कोमल लड़की ये सब झेल पाएगी, क्या वो सारी जिम्मेदारी उठा पाएगी। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन तभी उसका दिल धक धक करने लगा और उसे एहसास करवाने लगा कि परिवार की जिम्मेदारी से पहले तो वो कोमल लड़की कायम सा आपके लिए होगी, वो आपकी होगी और आप उसके होंगे। आप चाहेंगे तो वो लड़की आपके अनुसार ढल जाएगी, आपकी हर हुकूमत को अपने सिर का ताज समझकर धारण करेगी। न जाने क्यों, लेकिन आज कायम अपने बारे में अपने स्वार्थ के लिए सोचना चाहता था, और उसका स्वार्थ उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि शादी करो तो कथ्या से ही करो। अपने दिमाग में ये बात फिट करते ही कायम अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में भावहीन होकर बोला, हम इस शादी के लिए तैयार है। ये कन्या हमारे खानदान और उनके नियम कायदों मर्यादाओं को जीवन भर लेकर चलेगी, ऐसा हम दावे के साथ कह सकते हैं। कायम की बात सुनकर दादा सा हुकुम, दादी सा हुकुम और अभय सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं वैष्णवी जी और प्रीतिका हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन दोनों को डर था कि कहीं कायम रूप के मोह में पड़कर तो शादी के लिए हाँ कह रहा है क्या। अगर ऐसा है तो ये लड़की आगे चलकर कायम को पूर्ण रूप से अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगी और कायम को अपनी मासा से दूर कर देगी। वैष्णवी जी को चिंता होने लगी और प्रीतिका ने उन्हें कुछ इशारा किया, जिसका मतलब समझकर वैष्णवी जी बोली, कुंवर, जरा एक मिनट आए, हमें आपसे बात करनी है। वैष्णवी जी अपनी जगह से खड़ी हुई और कायम भी। वे दोनों हॉल के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। अपनी मासा के परेशान चेहरे को देखते हुए कायम बोला, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? किसी ने आपसे कुछ कहा है तो बताए हमें। वैष्णवी जी उसका हाथ पकड़कर सीरियस होकर बोली, आपके होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई हमें कुछ कह सके। बेटा, हम तो इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो ये फैसला लिया है वो सोच समझ कर तो लिया है ना? देखिए, जिंदगी भर का सवाल है, ऐसे ही किसी को भी अपने खानदान की बहू नहीं बना सकते ना बेटा। ये सुनकर न जाने क्यों, लेकिन आज पहली बार कायम को अपनी मासा पर गुस्सा आया, लेकिन वो शांति और सभ्यता से बोला, ऐसी ही किसी लड़की की बात हम करते ही नहीं है। जिनसे हम बात करके आए हैं वे ऊंचे खानदान की एक संस्कारी और सभ्य लड़की है जो राणा खानदान के लिए परफेक्ट है। इतना कहकर कायम अपने मन में शिद्दत और तड़प से बोला, और जो हमारे लिए है, जो हमारी ही है। वैष्णवी जी गुरूर से बोली, अगर आप कह रहे थे तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो जिसकी जुबान आपके और हमारे आगे कभी ना खुले, जो हम दोनों की हर आज्ञा का पालन करे, जो शांत, सुशील और सौम्य स्वभाव की हो, जो हमारे सम्राट जैसे बेटे के लायक हो, जो हमारे परिवार के हर सदस्य का मान सम्मान करे। कायम कथ्या के बारे में सोचते हुए उसके ऊपर गुरूर करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला,
उस कन्या में वो सारे गुण हैं जो आपको अपनी बहू के अंदर चाहिए, और वैसे भी हमारी होने वाली पत्नी की जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी, तो हम उन्हें उसी अनुसार ढालेंगे जैसी आपको चाहिए, जिसमें आपकी खुशी शामिल हो। इतना कहकर वो फिर से अपने मन में बेहद जुनून से बोला, जिसमें हमारी खुशी शामिल होगी। कायम के जवाब से वैष्णवी जी को संतोष हो गया कि उनका बेटा उनके हाथ से नहीं गया है, वो तो अपनी पत्नी को भी अपनी मासा के अनुसार बना देगा। और इसी बात से वैष्णवी जी को बहुत गुरूर और घमंड होने लगा और वे खुशी से बोली, तो ठीक है बेटा, हम राजेंद्र जी से कह देते हैं कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अब बस उनकी राय जाननी है कि वे लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हैं या नहीं। मासा की बात सुनते ही कायम को अजीब सी बेचैनी और तड़प होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैन होकर अपने मन में जुनून और तलब से बोला, आपको भी इस शादी के लिए हाँ कहना होगा। आपकी शादी सिर्फ हमसे होगी। आज हमने अपनी मर्यादाओं को न जाने कितनी बार तोड़ा है सिर्फ आपकी वजह से, तो ऐसे में अब आप हमसे मुंह नहीं मोड़ सकती। राठौड़ खानदान की बेटी हमारी ही बीवी बनेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कायम को कहीं खोया हुआ देखकर वैष्णवी जी बोली, क्या हुआ कुंवर, आइए सबको बता देते हैं। कायम अपने ख्यालों से बाहर आया और वो दोनों हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। वैष्णवी जी बोली, माँ सा, बाबा सा, कुंवर तो शादी के लिए तैयार है, तो अब आप भी अपनी राय बता दीजिए कि आपको कन्या कैसी लगी। दादा सा हुकुम और दादी सा हुकुम ने भी हाँ कह दिया। उनको तो कथ्या देखते ही पसंद आ गई थी, और उस बच्ची के बात करने का तरीका, उसके संस्कार और सभ्यता उसकी बोली में झलक रही थी। ऐसी संस्कारी लड़की उनके खानदान और कुंवर के लिए एकदम उचित साबित होगी। वैष्णवी जी ने अपनी बेटी को इशारा करके समझा दिया तो वो भी मुस्कुराने लगी। अब वे लोग राठौड़ परिवार का इंतजार कर रहे थे और नौकर से कहकर उन्हें बुलावा भेज दिया गया था। कायम बेचैनी से भरा हुआ बार बार उस दिशा में देख रहा था जहां से उसने कथ्या को जाते हुए देखा था। न जाने वो कन्या क्या जवाब देगी, क्या वो भी शादी के लिए हाँ कहेगी या नहीं। अगर उसने ना कहा तो कायम क्या करेगा, क्या वो जबरदस्ती शादी करेगा? लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता, ये उसके संस्कार और सभ्यता में नहीं है। लेकिन अब वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था, दिमाग पर ऐसी छा गई है ये कन्या। कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने मन को एकाग्र करने लगा। उसे पूरा यकीन है कि उसकी शादी कथ्या से ही होगी और वो कथ्या का ही डोमिनेटिंग हस्बैंड बनेगा। कुछ ही देर में राजेंद्र जी, जयसिंह और स्वरा हॉल में आए और अपनी जगह पर बैठते हुए राजेंद्र जी बोले, जी आपने क्या निर्णय लिया है? दादा सा हुकुम मुस्कुराते हुए बोले, जी हमें तो आपकी कन्या अपने पोते के लिए पसंद आ गई है और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। कायम अपने हाथ में पहनी महंगी घड़ी के डायल को देखे जा रहा था और अंदर ही अंदर बेचैन हुए जा रहा था। पता नहीं ये लड़की वाले क्या जवाब देंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो कायम खुद सामने से बात करेगा। उसने सब कुछ सोच लिया था, लेकिन तभी राजेंद्र जी अपनी जगह से खड़े हुए और दादा सा हुकुम के आगे हाथ जोड़कर खुशी से बोले, बधाई हो हुकुम विजय सिंह सा, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। हमें भी अपनी कन्या के लिए कुंवर सा उचित लगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई सिवाय वैष्णवी जी और कायम सा के। वैष्णवी जी तो अपने गुरूर और घमंड में फूली नहीं समा रही थी, वहीं कायम ये सुनकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। वो इतना बेचैन तो बड़ी से बड़ी करोड़ों की डील करते हुए भी नहीं हुआ था जितना आज अपने रिश्ते के लिए हुआ था। लेकिन अंत में वही हो रहा था जो उसे चाहिए था। अब वो फिर से निर्मोही और भावहीन इंसान बनकर वहां बैठ गया। दादी सा हुकुम खुशी से बोली, सबको मुंह मीठा करना चाहिए, बहुत खुशी की बात है आज तो। राजेंद्र जी और दादा सा हुकुम ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक दूसरे के गले लग गए। स्वरा और प्रीतिका ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जयसिंह जैसे ही कायम सा को मिठाई खिलाने लगा तभी वैष्णवी जी बोली, जी जयसिंह सा, रुकिए, हमारे कुंवर सा मिठाई नहीं खाते हैं। इन्होंने अपने बाबा सा की मृत्यु के बाद से ही मीठा खाना छोड़ दिया है और हमने भी। जयसिंह ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और गौर से कायम को देखने लगा। क्या सच में ये भावहीन और सख्त इंसान उसकी फूल सी कोमल और तितली समान बहन के लिए उचित रहेगा? क्या वो कथ्या को जिंदगी भर खुश रख पाएगा? ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग है ये तो अभी ही पता चल गया, क्योंकि कायम मिठाई को छूता तक नहीं है और कथ्या दीवानों की तरह पूरे दिन मीठा ही खाती रहती है। ऐसे में इनके बीच का तालमेल कैसे बैठेगा? जयसिंह ने गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, माँ सा, हम जानते हैं आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता हमारी जिंदगी में नहीं हिलता, तो जाहिर सी बात है कि ये रिश्ता भी आपकी ही मर्जी और आशीर्वाद से हो रहा होगा। आप बस इसी तरह जिंदगी भर कथ्या के साथ रहना और उनकी जिंदगी में हर खुशी ले आना। आज का लिया ये फैसला हमारी बहन की जिंदगी में सिर्फ खुशियां लेकर आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ सा। सब कुछ हो जाने के बाद वैष्णवी जी ने अपनी सास की तरफ देखकर इशारा किया तो दादी सा हुकुम बोली, जी आप कुंवरी कथ्या को बुला लीजिए, शगुन का श्रीफल और पैसे आज ही देकर कथ्या को हम अपना लेते हैं। ये सुनकर कायम के दिल दिमाग में जुनून और दीवानापन फिर से छाने लगा। अब वो एक बार फिर से उस कन्या को देख पाएगा जो अब हमेशा के लिए उसकी होने जा रही है, जिसके ऊपर अब कायम सिंह राणा सा का ही हक है, जिसके ऊपर अब राणा सा की हुकूमत चलेगी, जो अब राणा सा की होगी, सिर्फ उनकी।
स्वरा तुरंत वहां से चली गई और सीधा रूम के अंदर आई जहां पर उसकी प्यारी नंद बेड पर नजरें झुकाकर बैठी शर्मा रही थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। स्वरा उसके पास आई और उसे खड़ा करके प्यार से बोली, बधाई हो नंदसा, आज से आप तो पराई हो गई और अब अपने सैया जी की हो गई हो, जो बड़ी बेसब्री से बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आए, आज से आपकी नई जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत होने जा रही है। ये सुनकर कथ्या भी भावुक हो गई, उसकी आंखें भर आई और सबसे पहले उसे उसकी मासा की याद आने लगी। स्वरा ने उसके आंसू पोंछे और उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोली, ना हमारी लाडो ऐसे रोते नहीं बल्कि खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आए। स्वरा ने उसके दुपट्टे को अच्छे से उसके माथे पर सेट किया और उसे लेकर बाहर जाने लगी। शिखा भी उनके साथ साथ चल रही थी, वो भी खुश थी अपनी सहेली के लिए। कायम खामोशी से बैठा हुआ था और जयसिंह से थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा था। तभी उसके कानों में पायल की हल्की सी धीमी सी आवाज़ आई। दिल की धड़कनें तेज होने लगी और बेहद खूबसूरत एहसास होने लगे, जिनका मतलब समझकर उसने अब पूरे हक से अपनी नजरें उठा कर अपनी तरफ आती हुई अपनी होने वाली दुल्हन को जुनून से देखा। अब वो उसकी है, अब वो उसकी सब कुछ है, तो अब वो बेझिझक और पूरे अधिकार से उसे देख सकता है और उसके ऊपर हक जता सकता है। अब वो उसके महलों की रानी बनने जा रही है, उसकी अपनी बनने जा रही है, उसके घर की रोशनी, उसके खानदान की मान मर्यादा और इज्जत बनने जा रही है। अब वो कथ्या कायम सिंह राणा बनने जा रही है। कथ्या के आते ही दादी सा हुकुम उसे लेकर कायम के पास आए और उसके दुपट्टे को देखते हुए बोली, जी हमारी बहू के लिए लाल चुनरी एक तरह की जयपुरी प्रिंट का दुपट्टा लाया जाए, शगुन के शुभ अवसर पर शुभ रंग से ही इन दोनों को एक दूसरे का बनाना है। स्वरा तुरंत वहां से चली गई और कुछ ही देर में एक सुंदर सा हैवी लाल रंग का जयपुरी प्रिंट दुपट्टा लेकर आए और उसे दादी सा हुकुम को थमा दिया। स्वरा ने कथ्या के हरे दुपट्टे को हटा दिया और दादी सा हुकुम ने उसे उसके माथे पर तुरंत वो लाल दुपट्टा लगा दिया। अब कायम भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और कथ्या के ठीक बगल खड़ा रहा। दोनों की जोड़ी देखकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सच में वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राम सीता जैसी पवित्र और पावन जोड़ी लग रही थी दोनों की। दादी सा हुकुम उन दोनों की बलया लेते हुए बोली, आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे और एक दूसरे के प्रति आप दोनों सदैव प्रेम में रहो। चलिए अब आप दोनों बैठिए, हमें रस्म शुरू करनी है। दादी सा हुकुम के इतना कहते ही कायम ने कथ्या की तरफ अपना हाथ पूरे हक से बढ़ा दिया। ये देखकर कथ्या बहुत खुश हुई और उसने अपने सैया जी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बड़ी अदब और नज़ाकत से सोफे पर बैठ गई और उसके बैठते ही कायम भी उसके बगल में राजा की तरह शान और गुरूर से बैठ गया। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, जिस वजह से एक दूसरे की करीबी को महसूस करने पर दोनों ही आकर्षित और मोहित हो रहे थे। कायम से आती एक अलग ही मगर बेहद आकर्षक मर्दाना महक कथ्या को लुभा रही थी, वहीं इस फूल से आती खूबसूरत महक से राणा सा पूर्णत मोहित हो रहे थे। दादी सा हुकुम आगे आए और उन्होंने अपने पोते के माथे पर तिलक लगाना चाहा तो कायम ने उन्हें घूरा जैसे कि वो उन्हें साफ तौर पर मना कर रहा हो। दादी सा हुकुम सब कुछ समझ गई और उदास होकर अपना हाथ पीछे लेने लगी। तभी वैष्णवी जी आगे आए और बोली, कुंवर कायम के माथे पर छोटा सा तिलक ही लगाए, मासा आप तो जानती ही है ना। कायम ने गुस्से से अपनी मासा की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों के इशारे से अपने बेटे से निवेदन किया कि कृपया करके आज के लिए तिलक लगवा ले, वरना उनके खानदान की नाक कट सकती हैं। अपनी मासा के आग्रह को कायम को मजबूरी में मानना पड़ा और दादी सा हुकुम ने उसके माथे पर छोटा सा तिलक लगाया। कायम को चिड़सी मची थी, लेकिन वो यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। दरअसल हमारे राणा सा ने अपने बाबा सा की मृत्यु के बाद से ही ऐसी कई चीज़ों को छोड़ दिया था, जिनकी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए तो वे मीठा नहीं खाते, मुस्कुराते नहीं, खुलकर बात नहीं करते, भगवान में विश्वास खो दिया और भी बहुत कुछ है जो आगे चलकर पता चलेगा। कायम के तिलक लगाने के बाद दादी सा हुकुम ने मुस्कुराते हुए अपनी बहुरानी के माथे पर तिलक लगाया और उसकी झोली में शगुन का श्रीफल और 1,51,000 रुपये भेंट किए। दादी सा हुकुम उसकी बलया लेते हुए बोली, जल्दी से हमारे खानदान में शामिल हो जाए और संभाल लीजिए हम सबको। दादी सा हुकुम के इतना कहते ही कायम ने शिद्दत भरी निगाहों से अपने बाई तरफ बगल में बैठी कथ्या की तरफ देखा कि उसके चेहरे के हाव भाव कैसे है, क्या वो मुस्कुरा रही है या बेमन से यहाँ बैठी है। लेकिन ये जानकर कायम को सुकून मिला कि उसकी होने वाली दुल्हन शर्मा रही थी। वो लगातार उसे घुरे जा रहा था और ये देखकर उसकी बहन प्रीतिका काफ़ी हैरान थी। उसके भाई सा कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखते, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सगी बहन को भी इतने गौर से कभी नहीं देखा होगा। कहीं कायम कथ्या के रूप का गुलाम तो नहीं बन गया है ना। अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। प्रीतिका के चेहरे को देखते हुए उसके पति अभय सिंह बोले, प्रीति अब तो रिश्ता पक्का भी हो गया है, तो अब हम दोनों अपने घर चल सकते हैं ना। हमारे माता पिता इंतजार कर रहे हैं हम दोनों का। ये सुनकर प्रीतिका बात बदलते हुए बोली, जी ज़रूर चलेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं, कुछ दिन आप भी ससुराल के मज़े उठाए, उसके बाद जाना ही है। अभय सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुश नहीं था। राजेंद्र जी आगे आए और उन्होंने भी कायम के माथे पर छोटा सा तिलक लगाया है। उसके हाथ में शगुन का श्रीफल और 1,01,000 रुपये थमाकर सगाई पक्की कर दी।
रस्म हो जाने के बाद कायम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कथ्या के आगे हाथ बढ़ाया और कथ्या ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। दोनों ने मिलकर सबसे पहले दादा सा हुकुम के पैर छुए, उसके बाद दादी सा हुकुम के। कायम कथ्या को अपनी माँ सा के पास ले आया और अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला, हमारी माँ सा हमारे लिए सब कुछ है, इनकी कठिन जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हम सबको संभाला है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माँ सा को आप अपनी माँ सा ही मानेगी और उनका सम्मान करेंगी। कायम की बात सुनकर वैष्णवी जी की खुशी और गुरूर का ठिकाना नहीं रहा। उनकी छाती गुरूर से और ज्यादा चौड़ी हो गई। वहीं कायम की बात सुनते ही कथ्या झुकी और अपनी सासू माँ के पैर छूकर अपनी मीठी मीठी मधुर आवाज में बोली, माँ सा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आजीवन आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कथ्या की इस बात ने तो कायम को अंदर तक हिला दिया। वो एकटक इस लड़की को, इस मोहमाया को देखता रहा जिसकी बात ने उसके पूरे बदन को छू लिया था और उसे मोहित कर दिया था। कायम की नज़रों में कथ्या और भी ज़्यादा परफेक्ट और सुशील लड़की साबित हो चुकी थी। वो एकटक अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। वहीं वैष्णवी जी को भी कथ्या की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसके चेहरे को थाम लिया और उसकी खूबसूरत नीली आंखों में देखते हुए गुरूर से बोली, आपसे हमें बस 2 उम्मीदें हैं। पहली तो ये कि आप हमारे पूरे परिवार को संभाल लेंगी और दूसरी हमारे बेटे की आज्ञा का पालन करेंगी और उन्हें खुश रखेंगी। उम्मीद करते हैं आप इन सब पर खरी उतरेंगी। कायम अब कथ्या के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन प्यारी सी कथ्या ने नजरें झुकाकर बड़ी खूबसूरती से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये उसके अच्छे और उच्च संस्कार ही है जो आज सबको उसका दीवाना बना रहे हैं। कायम ने कथ्या से अपनी नजरें हटा ली और वे दोनों राजेंद्र जी के पास आए, जिनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। लेकिन ये देखकर कथ्या को मन में बहुत दुख हुआ और वो अपने मन में बोली, बाबा सा, आज आप अपनी इस बोझ से आज़ाद होने के एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब देखते ही देखते हम तो यहाँ से चले जाएंगे और आप हमसे हमारे बोझ से और हमारे द्वारा दिए गए दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबा सा, बहुत ज़्यादा। ना जाने वो दिन कब आएगा जब आप भी हमसे प्यार करेंगे। कथ्या एकटक अपने बाबा सा को देखे जा रही थी। वहीं कायम उसे गौर से देख रहा था और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो इतना तो जान गया था कि दुख इस मासूम दिल में भी बहुत है, लेकिन कभी जुबान पर आया नहीं। कथ्या ने गहरी सांस ली और दोनों ने मिलकर राजेंद्र जी के पैर छुए। सभी का आशीर्वाद लेने के बाद राजेंद्र जी ने स्वरा को इशारा किया, जिसका मतलब समझकर वो कथ्या को अपने साथ रूम में ले जाने लगी। इससे कायम बेचैन होने लगा। अब उसकी दुल्हन को उससे दूर क्यों ले जाया जा रहा है, जबकि अब तो उसके ऊपर सिर्फ राणा सा का हक है। कायम को गुस्सा आने लगा और वो अपनी मुट्ठी भींचकर एकटक कथ्या को वहां से जाते हुए देख रहा था। अब उस लड़की पर सिर्फ कायम सा का हक है, बाकी किसी का नहीं, किसी का भी नहीं, यहाँ तक कि उसके परिवार का भी नहीं। अब इसे कायम का जुनून कहे या उसकी सनक, जो कि उसके ऊपर हावी हो गई थी। कथ्या उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी और ये उसे गवारा नहीं था, किसी भी कीमत पर नहीं। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जनाब सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक सभी बड़ों ने आपस में डिस्कशन किया और राजघराने के पुरोहित जी को भी बुला लिया गया था, जो दोनों की कुंडली मिलानकर सगाई और शादी के मुहूर्त की जानकारी दे रहे थे। वहीं कथ्या रूम के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी होकर हॉल में झांक रही थी। उसकी भी इच्छा हो रही थी कि वो सबके बीच जाकर बैठे और सबकी बातें सुने, लेकिन मर्यादा और संस्कार भी कुछ मायने रखते हैं, जिनका पालन अति आवश्यक होता है। और अब तो उसे ज़्यादा सावधानी से हर नियम कायदों को पालन करना होगा, क्योंकि अब वो राणा खानदान की बहू बनने जा रही है। इन सब के अलावा वो एक चंचल और चुलबुली लड़की है, जिसका मन इस वक्त खुशी से उछल रहा था। सैया जी इतने हैंडसम और मैच्योर जो निकले। उसकी हिम्मत नहीं थी कि हॉल में बैठे अपने सैया जी के सामने देखे, लेकिन मन और शरीर मचल मचल कर कह रहा था कि एक बार तो देख ही सकते हैं, वैसे भी शादी इन्हीं से तो होने जा रही है। ये सब सोच सोच कर हमारी प्यारी सी कथ्या खुश हुए जा रही थी और इस बार हिम्मत करते हुए उसने अपने सैया जी की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। सच में कितने रोबीले और शान शौकत वाले सैया जी है उसके। उनके बैठने का स्टाइल, उनका ऑरा और उनकी शान ही बेमिसाल है, जिसकी कोई होड़ नहीं। और जनाब के बात करने का तरीका तो क्या ही कहे, एकदम शानदार और बेहद आकर्षक है। कोई निर्मोही भी मोहित हो जाए, इतने आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है उसके सैया जी। कथ्या के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और वो एकटक कायम के हैंडसम मगर भावहीन चेहरे को देखे जा रही थी। उसके बदन पर सिरहन दौड़ पड़ी। उसने एक हाथ से मुट्ठी भींच ली और दूसरे हाथ को अपने सीने पर रखकर बेचैनी और तड़प से अधिक तो खूबसूरत एहसास लिया। अपने मन में बोली, राणा सा, ना जाने उस भावहीन और सख्त निर्मोही को अचानक से क्या हुआ कि उसके दिल की धड़कनें असामान्य गति से चलने लगी। शांत झील में किसी ने जुनून और शिद्दत रूपी पत्थर फेंक दिया, जिससे वो झील अब शांत होकर बेकाबू हो गई थी। कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी आंखें बंद करके अपने मन में सच्ची शिद्दत और तड़प से बोला, हमारी जीवन संगिनी। कथ्या का दिल भी धक धक करने लगा। वो बेचैनी और हैरानी के मिश्रित भावों से कायम के सामने देखने लगी। तभी कायम ने भी दरवाजे से झांकती अपनी संगिनी की तरफ बेहद आकर्षक तरीके से और तलब भरी निगाहों से देखा।
सैया जी से नजरें मिलते ही कथ्या सहम गई। उसने कसकर दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। कायम उसकी हालत समझ रहा था क्योंकि वो खुद तड़प रहा था और बेचैन हुए जा रहा था। कथ्या ने अपनी नजरें झुका ली और शर्म से लाल टमाटर बन गई और वहीं कायम की नज़र जब कथ्या के हाथ पर पड़ी जिससे उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ रखा था, तो कायम और भी ज्यादा बेकाबू और उत्तेजित होने लगा। लेकिन हमारे मर्यादित पुरुष अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखे हुए थे। अब कथ्या उसकी नज़रों का तेज झेल नहीं पा रही थी, इसलिए वो तुरंत वहां से चली गई और बेड पर जाकर सिकुड़कर बैठ गई। कायम को ये बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आने लगा। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर कब तक वो मोहमाया इस तरह नजरें चुराती हुई दूर भागती रहेगी। एक ना एक तो उसे राणा सा की हुकूमत वाली सख्त और मर्यादित दुनिया में आकर कैद होना ही होगा, जहां सिर्फ राणा सा होंगे, उनके नियम कायदे होंगे और उनकी जीवन संगिनी होगी और इन दोनों का बेहिसाब जुनून और शिद्दत होगी। ये सोचते ही कायम के दिमाग में बहुत कुछ खतरनाक चलने लगा और उसके सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब उसकी होने वाली दुल्हन छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है, सहम जाती है और अपनी उंगलियां मोड़ने लगती हैं। ये सब सोचते ही कायम की भावनाएं सातवें आसमान पर पहुंच रही थी और वो हद से ज्यादा इस लड़की का दीवाना हुए जा रहा था। उसे साफ साफ दिख रहा था कि ये लड़की बिल्कुल नाजुक सी तितली की तरह है, जिसे कायम सा अपने रंग में रंग देंगे, जिसे अपने अनुसार ढाल देंगे। अब कायम ने अपनी नज़रें उस दरवाजे से हटाकर सामने बैठे पंडित जी पर मोड़ दी। पुरोहित जी ने दोनों की कुंडलियां पढ़ते हुए कहा, जी कुंवर सा और कुंवरी सा की कुंडली के अनुसार देखें तो फिक्स 4 महीने बाद इनकी शादी का शुभ मुहूर्त निकलता है, जो कि इन दोनों के भविष्य के लिए भी उचित है। और सगाई की बात करें तो परसों का मुहूर्त निकलता है। ये सुनकर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कायम तो चाहता ही है कि कथ्या जल्दी से जल्दी उसके खानदान में शामिल हो जाएं और अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएं और राणा सा के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएं। वहीं राणा परिवार भी यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी बहू आ जाए उनके लिए बेहतर ही होगा। राजेंद्र जी भी इस बात से सहमत थे, उन्हें भी अपनी बेटी को जल्दी से विदा करना था। लेकिन जयसिंह और स्वरा इस बात से थोड़े परेशान हुए, क्योंकि कथ्या की फाइनल की डिग्री आने में भी अभी तो 7-8 महीने बाकी है, तो क्या शादी के बाद उसे पढ़ने दिया जाएगा। कथ्या तो बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी दोस्त शिखा ये सब सुन रही थी, उसे भी डिग्री की चिंता हो रही थी। पुरोहित जी की बात सुनकर राजेंद्र जी बोले, जी हमें तो इस मुहूर्त से कोई एतराज़ नहीं है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी कायम सा अपनी सख्त और मर्दाना आवाज़ में बोले, हमें ऐतराज़ है। ये सुनकर सभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, तो शिखा ने कथ्या को सब कुछ बताकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया और बोली, अब देखिए क्या हो रहा है, लगता है कुंवरसा को कोई दिक्कत है। कथ्या उदास होकर बोली, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कोई हमारी पढ़ाई के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है। भाई सा और भाभी सा भी खामोश खड़े हैं, ऐसा क्यों? हमें तो आगे जाकर एमकॉम भी करना है, उससे पहले तो यहाँ बीकॉम फाइनल की डिग्री भी खतरे में दिख रही है। कोई हमारा साथ नहीं देगा, हम जानते हैं, क्योंकि एक बिन माँ की बच्ची के साथ ऐसा ही होता है। शिखा को भी उसके लिए दुख होने लगा। वहीं हॉल में कायम सा की बात सुनकर वैष्णवी जी बोले, क्या हुआ कुंवर, आपको इस मुहूर्त से क्या ऐतराज़ है? कायम अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी दमदार आवाज़ में गुरूर से बोला, उनकी कथ्या की फाइनल की डिग्री पूरी होने में अभी काफ़ी वक्त है, तो हम चाहते हैं कि या तो शादी उनकी डिग्री पूरी होने बाद हो या फिर शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। कायम की बात सुनकर सबके सब हैरान रह गए, खासकर उसकी मासा और बहन। वहीं रूम के दरवाजे पर खड़ी कथ्या भावुक हो गई, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था। जब भी उसके भाई सा उसके लिए कुछ करने जाते तो बाबा सा गुस्सा करके उनकी जुबान बंद करवा देते थे, लेकिन यहाँ मौजूद किसी भी शख्स में इतनी ताकत नहीं कि वो राणा सा की बात को काट सके या उनकी जुबान बंद कर सके। कथ्या महक रही थी, चहक रही थी अपने सैया जी को देख देख कर। उसके नाजुक से गाल लाल हुए जा रहे थे, खुशी की कोई सीमा नहीं थी, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने मन में खुशी से कहा, शुक्रिया आपका राणा सा। उसने ये अपने मन में कहा था, लेकिन हॉल में बैठे राणा सा का दिल धक धक करने लगा और वे समझ गए कि उनकी होने वाली दुल्हन इस फैसले पर खुश है। तभी तो वो उन्हें पुकार रही है, लेकिन मजाल है जो इस सख्त निर्मोही ने अब एक बार भी दरवाजे की तरफ देखा भी हो तो। वो तो एकटक अपनी मासा को देखे जा रहा था, वो भी भावहीन चेहरे से। वैष्णवी जी बोली, कुंवर सा, शादी के बाद पढ़ाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि बिंदनी के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, ऐसे में वे सब कुछ हैंडल कैसे कर पाएगी, आप ही बताए। ये सुनकर कथ्या बेचैनी से अपने सैया जी के जवाब का इंतजार करने लगी और उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। तभी कायम ने गहरी सांस ली और अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में भावशून्य होकर बोला, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। जब 17 साल की उम्र में इतने बड़े एम्पायर को और पूरे परिवार को संभाल सकते हैं, तो उनकी पढ़ाई और पूर्ण रूप से उन्हें कथ्या संभालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वैष्णवी जी बोली, कुंवर सा, शादी के बाद पढ़ाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि बिंदनी के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, ऐसे में वे सब कुछ हैंडल कैसे कर पाएगी, आप ही बताए। ये सुनकर कथ्या बेचैनी से अपने सैया जी के जवाब का इंतजार करने लगी और उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। तभी कायम ने गहरी सांस ली और अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में भावशून्य होकर बोला, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे।
जब 17 साल की उम्र में इतने बड़े एम्पायर को और पूरे परिवार को संभाल सकते हैं तो उनकी पढ़ाई और पूर्ण रूप से उन्हें कथ्या संभालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। कायम की ये बात सुनकर जयसिंह, स्वरा, शिखा, दादा साहुकुम और दादी साहुकुम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं कथ्या भावुक होकर उसे देख रही थी। आज जिंदगी में पहली बार कोई उसके लिए स्टैंड ले रहा है, वरना उसके बाबा सा हमेशा अपनी मनमर्जी चलाते हैं और उसके भाई सा भाभी सा भी कुछ नहीं कह पाते। लेकिन आज कायम के आगे कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वैष्णवी जी ने हैरानी से कायम की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी और अपनी भारी आवाज में बोला, तो आप सब सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि हम तो उनकी डिग्री पूरी होने के बाद ही शादी करेंगे या फिर शादी होने के बाद भी पाएगी जा सकती है। राजेंद्र जी, कुंवर सा, आपकी बात एकदम उचित है, लेकिन हमारी बेटी के ऐसे कोई खास सपने हैं ही नहीं। वो तो बस ऐसे ही हम उन्हें डिग्री दिलवा रहे थे, लेकिन शादी से बढ़कर डिग्री नहीं है। राजेंद्र जी की बात सुनकर जयसिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाबा सा की सोच कितनी खराब हो चुकी है, उन्हें अपनी बेटी की इच्छाएं और खुशियां दिखती ही नहीं है। कथ्या के लिए अपने बाबा सा के मुंह से ये सब सुनना कोई नई बात नहीं थी, उसे तो आदत थी। लेकिन कायम को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो काफ़ी हैरान हुआ राजेंद्र जी के विचार जानकर, जबकि उसने खुद ने देखा था उस कन्या की आंखों में उत्साह और उमंग अपनी डिग्री के प्रति, और वो तो आगे एमकॉम भी करना चाहती है। तो ये सब लोग होते कौन है उसे रोकने वाले, जबकि कथ्या की जिंदगी का फैसला अब से कायम ही लेगा। कायम ने सख्त लहजे में लेकिन पूरे आदर भाव से कहा, उनके कोई सपने नहीं है तो भी उन्हें हम खुद पढ़ाना चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि वे सिर्फ बीकॉम की ही नहीं बल्कि मास्टर्स की डिग्री भी करें। हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम मासा? कायम की बात सुनकर सब लोग हैरान थे, लेकिन वैष्णवी जी को पूरा यकीन है अपने बेटे पर कि वे हर फैसला अपनी पूरी कुटिलता और चालाकी से ही लेते हैं, तो इस फैसले में भी उनकी कोई बड़ी गहरी सोच होगी। वैष्णवी जी बोली, ठीक है कुंवर सा, हम भी आपकी बात से सहमति जताते हैं, लेकिन एक बात हमारी भी है कि बिंदनी की पढ़ाई जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी 4 महीने बाद ही हो जानी चाहिए, उसमें कोई देरी हम नहीं चाहते। हमें हमारी बहू जल्दी से जल्दी अपने आंगन में घूमती हुई नजर आनी चाहिए, इसलिए शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। कथ्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से कायम की तरफ देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आज उस इंसान ने कथ्या के लिए स्टैंड लिया था, ये बहुत बड़ी बात थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। दोनों सहेलियां आपस में गले लग गई। वहीं शिखा एकटक कायम को देखे जा रही थी। उसकी शिखा की आंखों में बहुत कुछ था जो कथ्या देख नहीं पा रही थी। जयसिंह और स्वरा को भी बहुत खुशी मिली। वो दोनों तो अपनी कथ्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके होने वाले सया ने ये सब कर दिखाया। वैष्णवी जी पंडित जी से बोली, पुरोहित जी, हम आपके बेटे की शादी 4 महीने बाद ही करना चाहते हैं और सगाई परसों। पुरोहित जी, उत्तम है ये मुहूर्त, आप सब सगाई की तैयारियां शुरू कर दीजिए। इतना कहकर पुरोहित जी अपनी जगह से खड़े हो गए। सभी ने उनके आगे हाथ जोड़े और जयसिंह आदर के साथ उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। सब लोग खामोशी से बैठे हुए थे और एकटक कायम के भावहीन और को देख रहे थे, जिसका ध्यान भी उन सब की तरफ ही था। उसने गहरी सांस ली और खामोशी तोड़ते हुए बोला, तो अब हमें चलना चाहिए। राजेंद्र जमाई सा, लेकिन हम एक निवेदन आप सबसे करना चाहते हैं। कायम जी कहिए। राजेंद्र, हमारी बेटी एक बिन माँ की बच्ची है, हालांकि उसे हमने हर तौर तरीके, व्यवहारिकता, मर्यादा और संस्कार सब कुछ सिखाए हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप सब उन्हें माफ़ कीजिएगा। ये सुनकर रूम के दरवाजे के पास खड़ी कथ्या ने गहरी सांस ली और वहां से सीधा बाथरूम में चली गई और शिखा वहीं खड़ी रहकर कायम को घूरने लगी। वहीं राजेंद्र जी की बात सुनकर कायम अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला, जी आज से वे हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें हम संभाल लेंगे। कायम ने ये बात इतने हक और जुनून से कही थी कि उसकी बहन सबसे ज़्यादा हैरान थी। उसे एक ही डर था कि कायम की बीवी होने का मतलब है पूरे राणा महल और बिजनेस एम्पायर की मालकिन होना, और अगर कथ्या मालकिन बन गई तो वो फिर प्रीतिका का पत्ता काट देगी और उसका घर में आना जाना बंद करवा सकती है। वो अपनी मासा की तरफ देख रही थी, लेकिन वैष्णवी जी को तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वे तो आराम से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। कायम की बातों से राजेंद्र जी और जयसिंह को काफ़ी संतुष्टि मिली। कायम ने अब अपनी मासा की तरफ देखा तो वे अपनी जगह से खड़ी होकर हाथ जोड़कर बोली, जी ब्याई जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अब जल्दी से सगाई की तैयारियां भी करनी है, कैसे क्या करना है वो हम कॉल पर बात करके तय कर लेंगे। सभी अपनी जगह से खड़े हो गए और एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर वहां से जाने लगे। जाते हुए कायम अपनी बेताब और जुनूनी निगाहों से उस कमरे की तरफ देखने लगा जहां पर उसकी होने वाली दुल्हन मौजूद है, लेकिन वो उसे नजर नहीं आ रही थी और ये देखकर कायम को बेचैनी से लगी। जाते हुए वो एक बार उसे जी भर के देखना चाहता है ताकि उसकी याद अपने साथ परसों तक रख सके। कायम को कथ्या तो दिखी नहीं, इसलिए उसने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी भींच ली और तेजी से वहां से चला गया। वो सब लोग बाहर लॉन में आकर इकट्ठे हुए। वहीं कथ्या बाथरूम से बाहर निकल आए और रूम के दरवाजे के पास आकर बाहर की तरफ देखा तो हैरानी से बोली, सब लोग कहाँ चले गए?
शिखा, आपके ससुराल वालों को बाहर तक छोड़ने गए हैं और आपके होने वाले सयाजी बेचैनी होने बेताबी से आपको ही ढूंढ रहे थे, लेकिन आप तो इन मौके पर गायब हो गई थी। लगता है उन्हें बुरा लगा होगा। ये सुनकर कथ्या बेचैन हो गई। उसे तो कायम को देखना था और वो तो चले गए। अब वो क्या करे, कहीं उसके सयाजी उससे नाराज तो नहीं हो गए ना। वो यही सब सोचकर परेशान हो रही थी। वहीं बाहर कायमसा ने राजेंद्र जी के पैर छुए और बड़ी सभ्यता और शालीनता से मगर भावहीन चेहरा लिए बोला, आज्ञा दीजिए। राजेंद्र जी खुशी से बोले, जी जमाई सा, जल्दी ही मिलते हैं। सब लोग गाड़ी में बैठने लगे और कायमसा भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनका दिल धक धक करने लगा। आसपास का माहौल फिर से बेहद खूबसूरत होने लगा। वो समझ गए थे कि उनकी मोहमाया यहीं कहीं है और उन्हें ही देख रही है। यह एहसास पाते ही कायम का बदन सिहर उठा और भावनाएं सातवें आसमान पर पहुंच गई। वो अपनी जगह पर जम सा गया और पीछे मुड़कर देखने के लिए बेताब होने लगा, लेकिन अपने सख्त और मर्यादित स्वभाव की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वहीं महल के दूसरे फ्लोर की बालकनी में खड़ी हमारी कथ्या बेचैनी से नीचे खड़े राणा सा को ही देख रही थी कि कब वे उसके सामने देखेंगे और दोनों की नज़रें आपस में मिलेंगी। लेकिन उसके राणा सा तो उसके सामने देख भी नहीं रहे हैं और उससे दूर जा रहे हैं। कायम ने अपने मन में उमड़ती भावनाओं को दबा दिया और अपनी मुट्ठी भींचकर वहां से जाने लगा। कथ्या का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने बेचैनी से बालकनी की रेलिंग को पकड़ लिया और अपने मन में सच्ची शिद्दत और तड़प से बोली, राणा सा, प्लीज मत जाए। उसकी ये पुकार इतनी सच्ची और शिद्दत से पूर्ण थी कि राणा सा के दिल तक पहुंच गई थी और वे फिर से अपनी जगह पर रुक गए। इस बार उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी मर्यादा को एक तरफ करते हुए तुरंत पीछे मुड़कर सीधा ऊपर की तरफ अपनी तपिश भरी और जुनूनी निगाहों से देखा तो उन्हें अपनी होने वाली पत्नी नजर आई, जो घूंघट की ओट में से उन्हें देख रही थी और बेचैन हुए जा रही थी। उसकी सिर्फ हरी निगाहें दिख रही थी जिनमें कायम को सब कुछ दिख रहा था। कायम एकटक बिना किसी भाव से अपनी होने वाली पत्नी को देखे जा रहा था। वो इतना ज्यादा आकर्षक और हैंडसम लग रहा था कि क्या ही कहे, लेकिन पत्थर की तरह खड़ा होकर अपनी होने वाली पत्नी को घूर रहा था। सैया जी की नज़र खुद पर पाकर कथ्या खिल उठी। तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी और चेहरे की लालिमा बढ़ने लगी। अब तो उसे शर्म आने लगी थी, क्योंकि राणा सा तो एकटक बिना पल के झपकाए उसे देखे जा रहे थे और उनकी निगाहों में जुनून और तलब साफ नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, लेकिन अब कथ्या अपने सैया जी की निगाहों का तेज झेल नहीं पा रही थी। उसने रेलिंग को और मजबूती से पकड़ लिया और घबराने लगी। उसकी घबराहट और बेचैनी देखकर राणा सा को एक अलग ही सुकून और सुख मिल रहा था और उसकी आंखों में दीवानापन और जुनून और बढ़ने लगा। अब वो अपनी कातिल निगाहों से कथ्या को घूरते हुए अपने मन में खतरनाक तरीके से और शिद्दत से बोला, जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक, वो परी हमें आपके अंदर नजर आती हैं। हमने हवाओं को घटाओं को करते सुना चर्चा आपकी ही बाहों में पनाहों में रहना हमें हरदम सदा। दोनों कुछ इस तरह एक दूसरे को जुनून से देखे जा रहे थे, लेकिन अब कथ्या के लिए ये मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उसने अपनी नज़रें झुका ली और कायमसा के आगे हाथ जोड़ लिए और उन्हें खम्मा घनी करके उनके प्रति पूर्ण सम्मान और आदर प्रकट करने लगी। ये देखकर कायम ने सख्त अंदाज से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से जाने लगा। वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर से उसने अपनी मोह माया की तरफ देखा तो इस बार कथ्या ने भी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। कायम ने उसे आंखों के इशारे से महल के अंदर जाने के लिए कहा। कथ्या का दिल धक धक करने लगा। उसे अच्छा लगा कायम का यूं उस पर हक जताना और उसे देखना। अपने सैया जी की बात का आदर रखते हुए कथ्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत बालकनी से अंदर रूम में चली गई। कथ्या कायम की नज़रों से ओझल हो चुकी थी और इस बात से राणा सा वापस अपने निर्मोही अवतार में पहुंच गए और ड्राइवर से बोले, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और सबसे पहले राणा सा की गाड़ी वहां से रवाना हो गई और उनके पीछे पीछे बाकी सारी गाड़ियां भी चलने लगी। कथ्या अपने बेड पर नज़ाकत से बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। तभी शिखा उसके पास आए और बोली, कथ्या, आपको नहीं लगता कि कुंवर कायम थोड़े ज़्यादा ही अलग है? हमारा मतलब है कि अभी तो रिश्ता पक्का हुआ ही है और वे अभी से आपके ऊपर इतना हक जताते हैं। आपने देखा नहीं किस तरह आपको बालकनी से जाने के लिए कह दिया और वो मुस्कुराते भी नहीं है। पिछले 4-5 घंटों से वो यहाँ पर थे, लेकिन हमने एक बार भी उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आपको पता है, वे हॉल में भी चुपचाप बैठे हुए थे जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बैठी हो। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग होते हैं क्या? हमें तो यकीन नहीं होता। कुछ तो अलग सा है उनमें। शिखा की बात सुनकर कथ्या मुस्कुराते हुए बोली, कुछ तो अलग सा नहीं है, वे पूरे के पूरे ही अलग है। उन्होंने हमसे कहा है कि उन्हें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है और वे चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और मुस्कुराते नहीं है। तो ये सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। अब हर कोई तो हमारी तरह खिलखिल कर हंस नहीं सकता ना। और वैसे भी वे बहुत जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति है, जिनकी ज़िंदगी में उनका परिवार पहले नंबर पर आता है। उन सबकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, इसलिए शायद वे इतने सीरियस और सख्त हैं। बाकी आज जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। शिखा, हाँ वो तो आपने सही कहा। वो दोनों एक दूसरे से बातें किए जा रही थी, तभी कथ्या के कानों में बेहद मीठी और प्यारी सी 2 आवाज़ें आई, जिन्हें सुनकर वो चहक उठी। उसकी आंखें भर आई। वो भागते हुए रूम के दरवाजे के पास आई तो उसने देखा लॉबी में एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली की बच्ची अपने छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ते हुए कथ्या के करीब जा रही थी।
उसे देखकर कथ्या जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उस बच्चे की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। वो बिल्ली का बच्चा भागते हुए कथ्या के पास आया और झट से उसकी गोद में चढ़ गया। कथ्या खुशी से झूम उठी, उसने अपनी किट्टी को चूमा और बोली, बहुत मिस किया हमने आपको, बहुत ज़्यादा किट्टी, आई लव यू सो मच। किट्टी कथ्या के गाल को चाटने लगी और अपना प्यार में दर्शाने लगी। तभी उसके कानों में एक छोटे बच्चे की आवाज़ आई, रानी बेबी हमसे प्यार नहीं करती, उन्हें तो सिर्फ अपनी किट्टी अच्छी लगती हैं। ये सुनकर तो कथ्या की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने किट्टी को जमीन पर उतार दिया और अपनी बाहें फैलाकर असीम प्रेम से बोली, राजा बाबू आपकी रानी बेबी सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करती है। आए। ये सुनते ही वो 7 साल का बच्चा खुशी से अपनी बुआ की तरफ दौड़ पड़ा और झट से उनके सीने से लग गया। कथ्या ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूमने लगी। तभी किट्टी भी उससे चिपक गई। तो ये है किट्टी, यानी कि बिल्ली की बच्ची, जो कि कथ्या की पालतू है, जिसे कथ्या ने सड़क से उठाया था जब वो गाड़ी के नीचे आने वाली थी। दूसरे है हमारे राजा बाबू, यानी कि राज सिंह राठौर, जय सिंह और स्वरा के इकलौते बेटे और कथ्या के भतीजे। किट्टी और राजा बाबू दोनों ही कथ्या की जान है और कथ्या इन दोनों की जिंदगी है, इनकी खुशी की वजह है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हमारे राणा सा को बिल्लियों और कुत्तों से सख्त नफरत है और उन्हें छोटे बच्चे भी बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचाते हैं और उनके जितना शैतान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन उनकी होने वाली पत्नी इन्हीं दोनों की दीवानी है। अब देखते हैं इन्हें लेकर आगे क्या क्या हंगामे होते हैं। कथ्या ने राजा बाबू को खूब सारा प्यार किया और उसके बालों को ठीक करते हुए बोली, मज़ा आया आपको पिकनिक पर? राजा बाबू दुनिया भर का मुंह बनाते हुए बोला, क्या ही मज़ा आया, जहां पर बस हम थे और किट्टी थी और कोई नहीं था। मेड आंटी आगे पीछे घूमती रहती थी और पानी में भी नहीं जाने देती थी। ये सुनकर कथ्या और शिखा मुस्कुराने लगी। तभी स्वरा वहां पर आए और किट्टी को अपनी गोद में उठाकर बोली, राजा आते ही सबसे पहले मुंह हाथ धोकर फ्रेश होना चाहिए बेटा, उसके बाद सबसे मिल लेना। वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ये सुनकर राजा बाबू अपनी मम्मा के पैरों से लिपट गया और एक्साइटेड होकर बोला, क्या है मम्मा, हमें बताओ ना, वरना आज तो हमारे पेट में छुपी हुई तितलियां बाहर आ जाएगी। सब लोग मुस्कुराने लगे। तभी स्वरा किट्टी के माथे को चूमते हुए बोली, हमारे राजा बाबू की रानी बेबी को अपने असली राजा साहब मिल गए हैं, यानी कि आपको फूफासा मिल गए। अपनी भाभीसा की बात सुनकर कथ्या खड़ी हुई और नजरें झुकाकर जमीन को देखते हुए शर्माने लगी। वहीं राजा बाबू ये सुनकर दंग रह गए और अचानक ही अपनी जगह पर कूदने लगे और बोला, ओह वाओ, इसका मतलब रानी बेबी की शादी होगी, महल में ढोल आएंगे, वाओ हम खूब डांस करेंगे और ढेर सारा यम्मी फूड भी खाएंगे, हमारे फूफासा आने वाले हैं। राजा की खुशी देखकर सब लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन कथ्या शर्मा रही थी। यहाँ जिक्र उसके होने वाले सयाजी का ही हो रहा था। स्वरा ने किट्टी को जमीन पर उतारा और अपना फ़ोन ओपन करते हुए बोली, राजा आपको फ़ोटो दिखाते हैं आपके फूफासा की। स्वरा ये सब कथ्या को चिढ़ाते हुए बोल रही थी। वहीं राजा बाबू खुशी से उछल पड़ा। स्वरा ने उसे अपने फ़ोन में कायम की तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखिए ये है आपकी रानी बेबी के राजा साहब कुंवर कायम सिंह राणा सा। कायम का नाम सुनते ही कथ्या का तन बदन से हर उठा। भावनाएं और इच्छाएं उमड़ उमड़ कर चेहरे पर आने लगी और उसे रोशन करने लगी। उसके चेहरे के नूर और हया से लाल गाल देखकर स्वरा बोली, अरे अरे देखो तो हमारी लाडो तो शर्मा शर्मा कर लाल हुए जा रही है। उफ, राणा सा ने क्या कमाल कर दिया है पहली मुलाकात में ही। अब कथ्या से सहन नहीं हुआ और वो शर्माते हुए वहां से अपने रूम में भाग गई। शिखा और स्वरा मुस्कराने लगी और हमारे राजा बाबू तो अभी भी एक टक कायमसा की तस्वीर देखे जा रहे थे और अचानक ही वो खुशी से उछलकर बोला, मम्मा मम्मा मम्मा। स्वरा, हाँ बेटा हाँ, बोलिए ना। राजा, मम्मा फूफासा तो पापा से भी ज़्यादा हैंडसम है, वाओ एकदम हीरो जैसे है, हमें इनसे मिलना है, अभी की अभी मिलना है प्लीज़। स्वरा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, परसों सगाई है और तभी आप अपने फूफासा से मिल लेना। ओके चलिए, अब आपको नहला देते हैं हमारे बच्चे। राजा खुश हो गया और अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। वहीं शिखा खामोशी से खड़ी कुछ सोच रही थी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कायमसा कुछ अलग किस्म के इंसान है, मतलब कि वे अभी से कुछ ज़्यादा ही हक जता रहे थे और वे बिल्कुल मुस्कुराते नहीं है। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वे इस शादी से खुश है या दुखी। जो भी हो, लेकिन उन्होंने हमारी सहेली की पढ़ाई के लिए स्टैंड लिया, ये बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर शिखा अपनी सहेली से मिलकर अपने घर के लिए निकल गई। रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल पर राजेंद्र जी, जय सिंह, राजा, स्वरा और कथ्या बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी अचानक से राजा बाबू अपनी बुआसा को छेड़ते हुए बोला, रानी बेबी देखिए आपके राजा साहब आए हैं आपसे मिलने। ये सुनकर कथ्या चौंक गई, खाना उसके गले में अटक गया और राजा बाबू जोर जोर से हंसने लगा। तभी जयसिंह उसे आंख दिखाते हुए बोला, राजा चुपचाप खाना खाए, आपकी शैतानियां बाद में। राजा झेप गया और चुपचाप डिनर करने लगा, लेकिन वो बदमाश अपनी तिरछी नज़रों से कथ्या को देखकर मुस्कुरा रहा था और बार बार धीमी आवाज में बोल रहा था कि राजा साहब आ गए। कथ्या ने उससे अपनी नज़रें हटा ली और पानी पीकर वहां से जाने लगी। तभी राजेंद्र जी अपनी सख्त आवाज में बोले,
बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। कथ्या चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। राजेंद्र जी ने मेड राजा को वहां से ले जाने के लिए कह दिया। राजा के जाते ही राजेंद्र जी बोले, देखिए कुंवरी, परसों आपकी सगाई है और ठीक 4 महीने बाद शादी, तो आप अपनी भाभी सा के साथ मिलकर अपनी सारी शॉपिंग करना अभी से शुरू हो जाए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आपकी शादी एक ऊंचे और रईस खानदान में होने जा रही है, जहां हमारे खानदान से ज़्यादा सख्त नियम कायदों का पालन आपको करना होगा, हर जिम्मेदारी को निभाना होगा। यहाँ तो आपने आज़ादी से ज़िंदगी बिता दी, ज़्यादा कोई बोझ आपके ऊपर आया नहीं। हमारी तरफ से भी आपको काफ़ी छूट मिली थी, लेकिन अब आपको व्यावहारिकता, तौर तरीके और सारे काम सीखने होंगे। राणा खानदान में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। राजस्थान के तो क्या, भारत के रईस खानदानों में से एक खानदान है, लेकिन एक बहू होने के फ़र्ज तो आपको ही निभाने होंगे। जमाई सा अपने परिवार के पालनहार है, करता धरता है, तो ऐसे में उनसे शादी करके आप भी उस परिवार की एक मुख्य सदस्य बन जाएंगी। बाहर का काम जमाई सा संभालेंगे तो घर के आपको समझ रही है आप। दोनों पति पत्नी को मिलकर उन सभी को संभालना होगा। आपको अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, उनके हर हुक्म को मानना होगा और उनका साथ निभाना होगा। वहां मौजूद सभी लोग राजेंद्र जी की बात को गौर से सुन रहे थे। वहीं कथ्या गहरी सोच में पड़ गई थी। उसने आज से पहले कभी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाई नहीं है, लेकिन उसे इतना तो यकीन है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। और राणा सा का साथ रहा तो फिर उसे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अपने पिताजी की बात सुनकर कथ्या शालीनता से बोली, जी बाबा सा, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आपको या राणा परिवार को कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। कथ्या की बात सुनकर राजेंद्र जी को सुकून मिला और वे उसकी तरफ हल्के से मुस्कुरा दिए। ये देखकर तो कथ्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो निर्मल लड़की भी मुस्कुराने लगी। तभी जयसिंह बोला, हमारी बहन तो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। मासा के गुण जो है इनके अंदर, लेकिन हमारी बहन को भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वे सबसे पहले अपने पति के साथ खुश रहेंगी, उसके बाद ही पूरे परिवार को संभाल पाएंगी। ये सुनकर राजेंद्र जी सख्ती से बोले, शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में ही नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के बीच में भी गहरा नाता जुड़ता है। और कथ्या को उम्र भर उन सबके साथ रहना है, तो संबंध सबके साथ मधुर बनाने होंगे। स्वरा बहू किस तरह सब कुछ संभालती हैं, उसी तरह इन्हें भी सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि हम इनके ससुराल से इनकी कोई शिकायत सुनना नहीं चाहते। और हाँ स्वरा बहू, आपके पास 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में आप अपनी नंद को एक परफेक्ट बहू के रूप में तैयार कर दीजिए। इन्हें किचन से लेकर पूजा अर्चना तक के सारे काम सिखा दीजिए। इन्हें सारे तौर तरीके, व्यवहारिकता और रीति रिवाजों का ज्ञान करवा दीजिए, ताकि वहां जाकर इन्हें कोई दिक्कत ना हो। हमें भी अपनी बेटी की खुशियां ही चाहिए। इतना कहकर राजेंद्र जी अपनी जगह से खड़े होकर वहां से चले गए। उनके जाते ही जयसिंह भी गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। तभी कथ्या उसके पास आए और प्यार से अपनी मीठी आवाज में बोली, बाबा सा नारियल जैसे हैं, बाहर से सख्त मगर अंदर से बहुत कोमल। खैर आप गुस्सा मत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हमारे साथ वक्त बिताइए, ज़्यादा वक्त की मेहमान नहीं है अब हम यहाँ की। ये सुनकर तो जयसिंह ने अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर बोले, वो लोग बहुत सख्त है लाडो और कायम सा भी, लेकिन उनकी आंखों में हमने आपके लिए इज्जत और परवाह देखी है। आगे जाकर कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन कायम सा जरूर खड़े होंगे, और ये हमारा दिल हमसे कह रहा है। बस इसीलिए आपके भाई सा इस शादी से सहमत है, बाकी कोई खास वजह नहीं है। आपकी खुशियां जिनके लिए आप यहाँ तड़पी है, वो आपको आपके ससुराल में जरूर मिलेंगी। ये एक भाई की सच्ची दुआ है अपनी बहन के लिए। कथ्या और स्वरा भावुक हो गई थी, लेकिन कथ्या के दिल में एक नई खुशी उछलने लगी थी कि उसके होने वाले सयाजी उसके लिए इतने परवाह रखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। कथ्या को और क्या ही चाहिए था, बस वो खुश हो गई थी। रात के 11 बजे राणा पैलेस। घर के सभी लोग सो चुके थे। कल उठकर सगाई की तैयारियां जो करनी थी, सबको चैन की नींद सो रहे थे बिना किसी टेंशन के, क्योंकि सबको पता है कि उन्हें संभालने वाला उनका पालनहार, उनके खानदान का चिराग, उनके कुंवर कायम सा है। सब कुछ संभालने के लिए उनके होते हुए कोई काम बिगड़ ही नहीं सकते हैं। ये काम तो उनकी खुद की शादी का था, भले ही वे निर्मोही है, शादी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनाब अपनी हर जिम्मेदारी को सच्ची शिद्दत और जुनून से निभाते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तभी एक शख्स जिसका ऑरा ही इतना ज्यादा आकर्षक और शानदार है कि उसके आसपास आने वाले उससे मोहित हुए बिना रह नहीं पाते, अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने काला कुर्ता और काला पायजामा पहना हुआ था। कुर्ते के ऊपर क्रीम कलर की जयपुरी शॉल स्टाइल से लगी हुई थी। वो आकर्षक, दमदार और रौबदार व्यक्ति अपने भावशून्य चेहरे पर उगी दाढ़ी को मसलते हुए बड़ी शान और रौब से लॉबी से आगे बढ़ने लगा। रात की खामोशी में वो व्यक्ति और भी ज्यादा खामोश होकर आगे बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो हॉल की लॉबी में टहलने लगा। सबसे पहले वो अपने दादा सा हुकुम और दादी सा हुकुम के कमरे के पास आया। बिना आवाज किए हौले से रूम का दरवाज़ा खोला और उन दोनों को सही सलामत बेड पर सोया हुआ देखकर बिना किसी भाव से दोबारा रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगा। अब वो अपनी मासा के रूम के दरवाजे के पास आया। हौले से दरवाज़ा खोला और अपनी मासा को भी बेड पर चैन की नींद लेते हुए वो जनाब चुपचाप देख रहे थे।
इस वक्त उसका चेहरा एक कठोर पत्थर की बात दिख रहा था जिस पर जिंदगी में कभी कोई भावनाएं अपना हक नहीं जमा सकती थी। उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद अपने छोटे भाई को देखकर वो वापस ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जनाब राणा सा अपने आलीशान कमरे के अंदर आए, रूम का दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद अपनी शॉल को उतारकर उसे अच्छे से समेटकर सलीके से एक तरफ रख दिया। राणा सा ने गहरी सांस ली और बेड की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनका दिल धक धक करने लगा। बेचैनी और बेकरारी उन्हें परेशान करने लगी। इस निर्मोही का मन बार बार उस अलमारी की तरफ खींचा जा रहा था जिसमें उसकी होने वाली पत्नी की खूबसूरत सी तस्वीर सहेज कर रखी हुई थी। राणा सा ने अपनी अनकही भावनाओं को सीने में दफन किया और बेड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एक कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। अपने अंतर्मन में उठे जज्बातों से लड़ते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब उनका दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगा और अंत में दिल की जीत हुई और राणा सा चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी अपनी उस अलमारी के पास आए। अलमारी के दरवाजे को खोला और अंदर अपने लॉकर पर हाथ रखकर अपनी दमदार आवाज़ में भावशून्य होकर बोले, क्यों कर रही है आप ऐसा, जबकि हम उन मर्दों में से नहीं है जो मोहपाश के अधीन हो, जो संसार की इस भौतिकता के पुजारी हो, जो दुनिया की इस असीम खूबसूरती के जाल में फंसकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले। हम कायम सिंह राणा है, एक निर्मोही और भावहीन मर्यादित पुरुष जिनके पास दिल तो है लेकिन वो किसी के लिए धड़कता नहीं। इतना कहकर भी कायम ने अपने लॉकर को खोल ही दिया और उसमें से कथ्या की तस्वीर निकालकर उसे एकटक बिना पलके झपकाए लगातार घूरने लगा। काफ़ी देर तक वो उस फोटो को घूरता रहा और अंत में पिघलकर कथ्या के खूबसूरत चेहरे को देख ही लिया। देखते ही जनाब के दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से भागने लगी, तन बदन में सिहरन दौड़ पड़ी, आंखों में जुनून और तलब साफ नजर आने लगी। वो उस मोहमाया में खोता जा रहा था और अब वो अपनी होने वाली पत्नी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर अपनी आकर्षक आवाज में जुनून से बोला, आपके सपने हमारे कर्तव्य होंगे और राणा परिवार और इसका एक एक व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाएंगे। जो आप पीछे हटी, फिर हमसे बुरा और भयानक इंसान इस दुनिया में कोई दूजा नहीं होगा। ये कहते हुए कायम डोमिनेटिंग और कठोर दिख रहा था। उसकी आंखों में अलग ही जुनून और शिद्दत नजर आ रही थी जिसे असल में तो वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो नहीं जानता है कि वो निर्मोही अब मोह माया में पड़ चुका है और बहुत उस रूप की रानी के प्रेम के वशीभूत भी हो जाएगा। कथ्या की तस्वीर को वापस लॉकर में सलीके से रखने के बाद उसने अपने कुर्ते को उतार दिया और अपने खुले आकर्षक सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को महसूस करने लगा और बेड पर जाकर आराम लेट गया। रात बीत रही थी, देखते ही देखते सुबह के 4 बजने आए, मगर कायम सा की आंखों में अभी भी नींद का एक कतरा तक नहीं था, लेकिन कथ्या के लिए तलब और तड़प साफ दिख रही थी। राणा सा ने गहरी सांस ली और अपने मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देखते हुए बेहद आकर्षक और उतने ही खतरनाक तरीके से बोला, योजक चिन्ह, पहले ही नींद की बीमारी थी लेकिन अब तो आपने जिंदगी में आकर नींदें चुरा ही ली है। लगता है अब से उम्र भर हर रात यूं ही जागकर बितानी होगी। जो इस वक्त करीब नहीं वो एक दिन इसी कमरे के इसी बेड पर होगी, हमारी होगी, हमारे लिए होगी और सिर्फ हमारे लिए होगी, हमारी बीवी होगी, हमारी हुकूमत की पालनहार होगी, हमारी मोहमाया होगी। नींद आने का तो अब सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए राणा सा अपनी जगह से उठ गए और सीधा वर्कआउट करने अपने रूम की खूबसूरत बालकनी में चले गए जहां पर खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था। सुबह के 11 बजे कथ्या अपनी भाभी सा के साथ शॉपिंग के लिए उदयपुर के सुप्रसिद्ध और हाई क्लास मॉल में चली गई। दोनों नंद भाभी कपड़े की शॉप में आराम से शॉपिंग कर रही थी। स्वरा कथ्या के लिए बेस्ट से भी बेस्ट कपड़े लेना चाहती थी ताकि कल सगाई में वो बहुत सुंदर दिखे। कथ्या चेंजिंग रूम में चली गई, तभी प्रीतिका भी उसी शॉप में चली आई और जैसे ही उसकी नज़र स्वरा पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोली, खम्मा घनी स्वरा जी। ये आवाज़ सुनकर स्वरा ने पलट कर देखा तो प्रीतिका खड़ी थी। स्वरा भी अपनी जगह से खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, खम्मा घनी प्रीतिका जी कैसी है आप और यहाँ कैसे? प्रीतिका, बस कल भाई सा की सगाई है तो खुद के लिए शॉपिंग करने आए हैं। स्वरा, अकेली ही आई है क्या आप? प्रीतिका, जी हाँ, हमारे पतिदेव तो भाई सा के साथ कोई ज़मीन देखने गए हैं और माँ सा बिजी है कल के लिए। वैसे भाभी सा भी आई है क्या, हमें उनसे मिलना है? स्वरा, हाँ आई है ना, अभी वे चेंजिंग रूम में ही है, आती होगी। स्वरा के इतना कहते ही प्रीतिका का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसके पति का नाम शो हो रहा था। उसने जल्दी से कॉल अटेंड किया और बोली, जी कहिए। सामने से अभय सिंह बोले, आप कहाँ पर है? जल्दी से एड्रेस भेज रहे हैं, वहाँ पर आइए, यहाँ इस ज़मीन को लेने के गए, हमें आपके साइन की ज़रूरत है। प्रीतिका, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं, बस एक बार कथ्या भाभी सा से मिल ले। अभय हैरानी से बोला, कथ्या भाभी सा वहाँ कहाँ मिल गई आपको? अभय सिंह के कथ्या का नाम लेते ही उसके सामने चेयर पर राजा की तरह बैठे राणा सा के कान खड़े हो गए और आंखों में जुनून छाने लगा। बेसब्री और बेताबी उन्हें परेशान करने लगी। अभय सिंह उनकी होने वाली बीवी का नाम क्यों ले रहे हैं और उनकी मोहमाया आखिर में है कहाँ? कायम बेचैनी से अभय सिंह के चेहरे को देखने लगा। तभी अभय सिंह बोला, कायम सा, प्रीतिका जिस मॉल में गई है उन्हें वहां पर कथ्या भाभी सा भी मिली है तो प्रीतिका को आने में थोड़ी देरी हो सकती है। ये सुनकर ही राणा सा के तन बदन में सिहरन पैदा होने लगी। उनके दिल दिमाग में अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा घूमने लगा।
ना जाने क्यों लेकिन वो इसी वक्त कथ्या से बात करना चाहता था और उससे साफ साफ कह देना चाहता था कि उसे चुपचाप घर चले जाना चाहिए, इस तरह बाहर भटकना नहीं चाहिए। कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके बताइए दोस्तों। कल के पार्ट में होगी सब कुछ आज ही नहीं बताऊंगा। आज का पार्ट बहुत बड़ा था तो दिल खोलकर कमेंट करना प्लीज़। डू सपोर्ट एंड कमेंट गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।